कि जिसे हिंदुस्तान के राजे महाराजे और हिंदुस्तान की जनता दोनों के हृदय में परस्पर इतना सामंजस्य और समन्वय था कि सारा राष्ट्र एक दिखाई देता था। पर उसी बिहार में जिसकी घटना मैंने आपको ये सुनाई, उसी बिहार में ऐसा प्रकरण भी आया कि जब 1100 सिपाहियों को लेकर बख्तियार खिलजी बंगाल की ओर से और बिहार के बौद्ध के बिहारों को तहस करता हुआ नहीं चला गया, बल्कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को भी धूल में मिलाता हुआ चला गया। और आज जब मैं आपके सामने खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, आज भी 1969 में बिहार के अंदर उस बख्तियार खिलजी की यादगार की शक्ल में बख्तियारपुर नाम का एक शहर भी बसा हुआ है। तो इतिहास के दोनों पृष्ठ आज हमें और आपको एक शिक्षा देने के लिए हैं कि जिस समय हम संगठित थे, बड़ी से बड़ी ताकतों को हम यहाँ से छोड़ देते थे और यहाँ से पराजित करके भेजते थे। पर जिस दिन हम आपस में अपनी एकता को खो बैठे, छोटे छोटे मतभेदों के कारण हम आपस में अलग अलग गुटों में बढ़ गए, उसमें छोटी छोटी शक्तियां भी आती थी और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा तक चली जाती थी। तो अगर इतिहास के इन पृष्ठों से हम कुछ सबक ले सकते हैं आज, तो अपनी स्वतंत्रता को संभालने के लिए हम सोचें कि आज जिन परिस्थितियों का मुकाबला हमको करना है, उनमें इतिहास के पृष्ठ हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या। इस समय हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के राजनीतिक, सामाजिक, हर तरह के जीवन को परेशान किया हुआ है, उनमें से 3 समस्याओं को मैं सबसे बड़ी समस्या समझता हूँ। एक तो हमारे देश को जो सबसे ज्यादा मुसीबत में डाले हुए आजकल, उसका नाम है जातीयता। दूसरी चीज जिसने हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन को विक्षिप्त कर रखा है, उसका नाम है प्रांतीयता। और तीसरी चीज जिसने कि राजनीतिक और सामाजिक दोनों को विक्षिप्त कर रखा है, इसका नाम है सांप्रदायिकता। इन 3 प्रकार के विषयों ने आज हिंदुस्तान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक ऐसी उलझन पैदा कर दी है कि हर व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आगे आने वाला भारत का भविष्य क्या होगा। जहां तक जातीयता का संबंध है, कि आज ही हिंदुस्तान में पनप करके हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उसको बात नहीं, बल्कि इससे पहले भी जातीयता हमको चोट पहुंचा चुकी है। कुरुक्षेत्र की, हरियाणा की जिस धरती में आप बैठे हुए हैं, बगल में पानीपत का वो शहर है जहां तीसरी लड़ाई पानीपत की हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को शिकस्त का मुंह देखना क्यों पड़ा? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हारना क्यों पड़ा? कि जिस समय अहमद शाह अब्दाली और मराठों के आपस में संघर्ष शुरू होना था, सुबह को धौंसों के ऊपर चोट पड़नी थी, तो रात को अहमद शाह अब्दाली अपनी सभी सेनाओं को लेकर मोर्चों पर आ खड़ा हुआ। इधर मराठे जिनको अचानक लड़ाई के मैदान में उतरना पड़ा था, फिर हिंदू रजवाड़े जो उनका साथ देने के लिए आए थे, तो रात को बैठ करके आपस में चर्चाएं कर रहे थे कि कल इन मुगल फौजों से मुकाबला किस तरह से करना है। तो जिसमें मराठों ने हिंदू रजवाड़ों को पूछा कि कैसे इनका सामना किया जाए, तो सबसे पहले भरतपुर का राजा सूरजमल खड़ा, और भरतपुर के राजा सूरजमल ने खड़े होकर के कहा, देखो अहमद शाह अब्दाली के साथ सदी हुई फौज है, इसके साथ रोहेलखंड के रोहेले हैं, सरहद के पठान हैं, और पूरी 1 साल की तैयारी के साथ ये लड़ाई के मैदान में आया, और हमको एकदम लड़ाई के मैदान में उतरना पड़ा है। इसके मुकाबले में जितनी फौजी चाहिए तादाद में, उतनी फौजें भी हमारे पास नहीं है। तो लड़ाई अगर जीती जा सकती है तो एक ही तरीके से जीती जा सकती है कि हम गुरिल्ला वार करें। गुरिल्ला युद्ध का अभिप्राय ये होता है कि सामने होकर के संघर्ष किया जाए, और मौका लगे तो पीछे से छिपकर भी शत्रु के पर आक्रमण किया जाए। तो इस तरह से हमको गुरिल्ला युद्ध लड़ना चाहिए। मराठों को जिसमें राजा सूरजमल ने खड़े होकर के की नीति की बात कही, तो भोसला खानदान का मराठा इस बात को बर्दाश्त न कर सका, और बीच में खड़ा होकर राजा सूरजमल की बात को बीच में रोकता हुआ कहता है, जाटो तुमने कभी लड़ाई में झंडे भी उठाए हैं? हम मराठों को लड़ाई का उपदेश देने के लिए चले। तो जिसने राजा सूरजमल को जाति के नाम पर धिक्कारा तो जात कहकर के उसको लानत दी, तो राजा सूरजमल ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। राजा सूरजमल अपनी बात को आधी कहकर के बीच में बैठ गया। जिस जात के लिए लड़ाई में अंग्रेज भी जिसके सिक्के को मानता था और जिसकी ताकत को महसूस करता था, और अंग्रेज के समय में एक कहावत जिसमें गांव के अंदर शहरों में सुनाई देती थी कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जात के 2 छोरा। अगर 17 अंग्रेज कहीं हो, हाथों में हथियार ले गए और 2 जाटों के बच्चों को हाथ में लाठी लेकर खड़े कर दो, तो 17 अंग्रेजों का सामना कर सकते थे। तो उस सूरजमल को जिसमें मराठे ने खड़े होकर ये कहा कि कभी जाटो तुमने लड़ाई में झंडे उठाए भी हैं, हम तो लड़ाई का लेक्चर देने के लिए चलो।
नतीजा हुआ कि सूरजमल ने अपनी बात को बीच में रोक दिया और सूरजमल ने समझा कि इनके दिमाग के अंदर भली बात सुनने की गुंजाइश नहीं और उस पर विचार करने का मादा भी इनके पास नहीं, अगली बात इनको कहना बेकार है। तो सूरजमल जिस समय अपनी बात बीच में कह करके बैठा तो उसके बाद इंदौर के राजा होलकर ने सोचा कि इस तरह से तो बात बिगड़ जाएगी। तो राजा होलकर खड़ा हुआ और होलकर ने खड़े होकर के सूरजमल की आधी बात को संभाल लिया और संभाल करके होलकर ने कहा, देखो भाई, समझदारी से काम करो, किसी को इस तरह से लानत मलामत देने से काम नहीं चलेगा। हमको तीसरी ताकत का मुकाबला करना है, आपस में हमको लड़ाई झगड़े नहीं करने। लड़ाई अगर जीती जा सकती है तो उसी तरीके से जीती जा सकती है जिस तरीके से सूरजमल ने कहा। तो होलकर ने जिसने सूरजमल के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और उसकी बात को संभाला, तो फिर एक मराठा खड़ा हुआ और खड़ा होकर के उसने होलकर के ऊपर भी एक थप्पी कसी और होलकर पर ताना कसते हुए कहने लगा, रे गड़रियो, तुमने कभी तलवार की धार देखी भी है जो मराठों को लेक्चर देने के लिए चले हो? नतीजा उसका यह हुआ कि होलकर भी अपनी बात पूरी नहीं कर सका। इतिहास का लिखने वाला लिखता है कि जिसने जाति के नाम पर मराठों ने सूरजमल को धिक्कारा, जिसने जाति के नाम पर इंदौर के होलकर को लानत मलामत दी, रात ही रात में उन्होंने कहा कि इन मराठों का साथ देना अपने अभिमान को, अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना है। 9,000 सिपाहियों को लेकर के सूरजमल भरतपुर को वापस चला गया और 5,000 सदैवी सिपाहियों को लेकर के इंदौर होलकर को रात रात में वापस चला गया। सुबह को उनको अपने अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करना था, लड़ते क्या, अचानक लड़ाई के मैदान में उतरना पड़ा और जिनके साथ से 14,000 सदैवी फौजें वापस चली जाएं, ये लड़ाई में मुकाबला क्या कर सकते थे? नतीजा ये हुआ कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे हारे। मैंने इतिहास के पृष्ठों में जब इस बात को देखा कि सूरजमल 9,000 सेनाएं वापस लेके इसलिए चला गया कि उसको जाति के नाम पर धिक्कारा गया, होलकर इसलिए चला गया कि उसको भी जाति का नाम लेकर के ताना दिया गया, तो मैंने तो उस लाइन की बगल में अपनी कलम से लिखा, भारत माता जातिता के नाम पर धिक्कारा हुआ सूरजमल भरतपुर को वापस नहीं किया, जातिता के नाम पर धिक्कारा हुआ होलकर अपनी रियासत को वापस नहीं किया, बल्कि मराठों ने जातिता के नाम पर लोगों को धिक्कार धिक्कार कह करके तेरी मांग से सुहाग का सिंदूर खींच लिया। तो दिन हिंदुस्तान के इतिहास में काली स्याही खींच गई कि जातिता के नाम पर इसी पानीपत की धरती में हमारे और आपके पुरखा एक इस तरह से शिकस्त का मुंह देख चुके हैं। एक और इसी तरह का वाक़ा सुनने को मिला और वो सब जब दिल्ली के लाल किले पर झंडा जो मुगलों का लहरा रहा था, तो राजस्थान के अंदर एक बहादुर नौजवान पैदा हुआ जिसका नाम था हेमू। हेमू ने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया और उसने सोचा कि लाल किले से झंडे को हटाना चाहिए, ये हिंदुस्तान के स्वाभिमान को चुनौती है। और हेमू ने इस तरह से अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया। राजस्थान के इतिहास में उसको हेमू बक्काल कह करके पुकारा जाता है। लेकिन जिस समय हेमू ने दिल्ली पे चढ़ाई करने की कोशिश की तो राजस्थान के कुछ क्षत्रियों ने इसलिए हेमू का साथ देने से इनकार कर दिया क्योंकि हेमू एक वैश्य माता के पेट से पैदा हुआ था। और उस समय राजपूतों ने यह कहकर के हेमू का साथ देने से इनकार कर दिया कि राजपूत बनियों के झंडे के नीचे खड़े होकर के लड़ाई लड़ेंगे। नतीजा ये हुआ कि हेमू के साथ जब एक क्षत्रिय सेना नहीं आई तो हेमू भी इस तरह से अपने विजय के अरमानों को बीच में कुचल करके, बीच में अपने अरमानों को भी समाप्त करके राजस्थान को वापस चला गया। इतिहास के एक एक पृष्ठ पर हमारी इन गलतियों के नमूने लिखे हुए हैं। हमने ये सोचा था जब हमारा ये देश स्वतंत्र होगा तो स्वतंत्र होने के बाद हम इन सारी बुराइयों को हटाएंगे। हालांकि स्वतंत्रता से पूर्व भी स्वामी दयानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, लाला लाजपत राय ने और इस प्रकार के नेताओं ने समय समय पर आकर के इस जाति को संभाला और लोगों को आकर के कहा कि देखो ये प्रथा बड़ी गलत है कि किसी माँ के पेट से जन्म होने के कारण किसी आदमी की जाति नियत नहीं की जानी चाहिए। आदमी के कर्म के आधार पर उसकी जाति नियत होती है। अगर आदमी के कर्म अच्छे हैं तो छोटे परिवार में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण की पदवी को प्राप्त करेगा। और ब्राह्मण माँ के पेट से किसी ने जन्म लिया है लेकिन उसके कर्म अगर गिरे हुए हैं तो ब्राह्मण माँ के पेट से जन्म लेने के बाद भी वो शूद्र कहलाएगा। जाति जन्म से नहीं होती, जाति उसके कर्म से होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनु के, वेदों के और इस प्रकार से दूसरे शास्त्रों के उदाहरण देकर के इस समाज के सामने एक मर्यादा स्थापित की। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि समाज ने इस चीज को सुना तो, लेकिन सुनने के बाद समाज ने पूरी तरह से इसको व्यावहारिक रूप नहीं दिया। पर हम उस समय ये सोचते थे कि राज्य हमारा नहीं है, इसलिए हमारा सामाजिक स्तर पर ही प्रचार चल रहा है। जब हमारे देश में हमारा राज्य स्थापित हो जाएगा
तो उस समय हम शायद इन बुराइयों से पूरी तरह से छुट्टी पा लेंगे और हमारे देश में जातीयता नाम की कोई चीज नहीं होगी। लेकिन क्षमा करें, हिंदुस्तान में जातीयता अंग्रेजों के समय में उतनी नहीं थी। हिंदुस्तान में जात पात मुगलों के समय में भी उतनी नहीं थी जितनी आज जात पात ने स्वतंत्र भारत